बच्चों, आपका जो ये चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? फोर्स होती है, पता है सबको। कैसी फोर्स होती है, कैसे हम उसको हम नहीं करते हैं, बेसिकली सरफेस अप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ कैसे एक थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपका, इसके ऊपर कोई एक बुक रखी है। अगर मैं इस बुक के ऊपर कोई फोर्स एफ लगाती हूँ इन द राइट डायरेक्शन, देन जो ये सरफेस है, ये सरफेस इससे अपोजिट डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि अपोज करेगी मोशन को, इस बुक के जो मोशन इस फोर्स की वजह से उसको मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली ये वाली कौन सी फोर्स हो गई आपकी? अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इस अप्लाइड फोर्स से अगर हम खाली इसी फोर्स को किसी बुक के ऊपर, आपकी टेबल पे कोई बुक रखी है, आपने हल्का सा फोर्स लगाया, तो उस फोर्स के साथ साथ वो जो टेबल है वो भी उस बुक के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेगी, विच इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें दो कंडीशंस हो जाती हैं कि अगर ये बुक रेस्ट पे रही और अगर ये बुक मोशन में आई, मीन्स आफ्टर अप्लाइंग बोथ द फोर्सेस, अगर ये बुक रेस्ट पे रही तो इस मीन्स जो हमारी ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ समझना स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली अ फ्रिक्शन फोर्स बाय अप्लाइंग विच द ऑब्जेक्ट इज स्टिल इन द रेस्ट, मीन्स इट अपोजेस द applied force in the opposite direction horizontally but the body remains at rest। इस फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करती, बट उसी टाइम पे ये वाली फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी साथ के साथ उस पर हॉरिजॉन्टली, देखो हॉरिजॉन्टली हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो गई है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस और पैरेलल टू द कॉन्टैक्टिंग पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हमारा सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे हमारी फ्रिक्शन फोर्स लगती है। ठीक है, सो दिस फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद टेबल, इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर हमारी ये बॉडी रेस्ट पे रही, ये बुक रेस्ट पे रही, इट मीन्स ये कौन सा फोर्स लग गया आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जिसे हम एफ और इंडेक्स में एक्स से एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर ये बॉडी आपकी, ये जो बुक है वो मूव कर गई, तो उस टाइम को, उस फोर्स को हम कौन सी फोर्स कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसे भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, जिसे हम एफ के से डिनोट करते हैं। बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है? अपोज कर रहा है इम्पैंडिंग मोशन को। ठीक है, ये जो टर्म है इम्पैंडिंग मोशन, इट्स गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। कि इम्पैंडिंग का क्या मतलब होता है? इम्पैंडिंग मोशन वो मोशन होता है जो अप्लाइड फोर्स के अंडर किया जाता है, अगर फ्रिक्शन आपका एब्सेंट है। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो तब यहाँ पे जो बुक मूव करती, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से जो फोर्स जो बुक मूव करती, तो हम कहते हैं कि वो क्या हो रहा है? उस बुक का इम्पैंडिंग मोशन हो रहा है। ठीक है, बेसिकली जो टर्म है इम्पैंडिंग मोशन, इट मीन्स मोशन दैट वुड टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट, अगर फ्रिक्शन आपका एब्सेंट था तभी। ठीक है, तो अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। एफ एस, अभी इसका एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये इम्पोज करती है, सॉरी अपोज करती है इम्पैंडिंग मोशन को। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन डजेंट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, कि जो स्टैटिक फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है होती है, वो अपने आप कहीं भी एग्जिस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, हम कहें कि अगर मान लो कोई बुक है इस टेबल पे रखी हुई है, तो यहाँ पे हम कोई भी फोर्स एफ नहीं लगा रहे हैं सपोज, तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन फोर्स होगी? नहीं होगी। इफ़ एफ अप्लाइड फोर्स इज ज़ीरो, देन फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट आपको इसका फॉर्मूला पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ये कह रहे हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब एक्सपेरिमेंटली हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखा जिसमें हमने अप्लाइड फोर्स डाला, स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ हुआ, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, मीन्स जहाँ तक ये मैक्सिमाइज कर सकती है अपनी फोर्स को, वो इनडिपेंडेंट होती है
इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कि कितना एरिया उसके साथ कॉन्टैक्ट में है उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट होती है, एंड वेरीज विद द नॉर्मल फोर्स एन, वेरी विथ एन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है, मीन्स मैक्सिमम ये कह रहे हैं कि जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो लिमिटिंग वैल्यू है उसकी, वो इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे विद द सरफेस। ठीक है, किसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विद द सरफेस, और ये डिपेंड करती है, फिर हम कह सकते हैं कि वेरी होती है एज द नॉर्मल फोर्स। जैसे जैसे नॉर्मल फोर्स चेंज होगी इस बुक के ऊपर, कोई नॉर्मल फोर्स होगी, ऊपर से ये बुक अपना वेट डाल रही होगी, नीचे mg, तो ये जो नॉर्मल फोर्स होगी यहाँ पे n, ये इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी, कौन सी, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द, या आप ऐसे लिख लो, इज डिपेंडेंट ऑन द नॉर्मल फोर्स n। ठीक है, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खोल के हमने म्यू एस लगाया है, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो म्यू एस है ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, कि ये जो सरफेस है कांटेक्ट में कितना पॉइंट बता देती हूँ, ये सिर्फ इतना एरिया जो कांटेक्ट में है उसका नेचर को, उसके नेचर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। और नेक्स्ट हम काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं। तो उसके लिए काइनेटिक फ्रिक्शन में मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, तो वहाँ से एक सीधी सी बात आपको समझ आती होगी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी मूव कर रहा है किसी अप्लाइड फोर्स को लगाने से, तो इट मीन्स जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है उसका इफ़ेक्ट कम हो रहा है, तभी तो ऑब्जेक्ट मूव हो पा रहा है। आप अर्थ के ऊपर या किसी भी सरफेस पे तभी मूव कर पाते हैं, तभी वॉक कर पाते हैं जब वहाँ पे आपकी फोर्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन देखो हर सरफेस अप्लाई करता है, जो आपका बेड है, जो अर्थ है, जो आपका ये फ्लोर है, ठीक है, हर सरफेस आपका क्या होता है, फ्रिक्शन पजेस करता है। तो अगर आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में अगर बॉडी मूव कर रही है, इट मीन्स इट इज़ द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दैट सरफेस। ठीक है, वो जो मोशन है बॉडी का नोन एज द रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, गोइंग ऑन, देन द फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस। ठीक है, कहाँ कैसे डिक्रीज करे, मतलब हमने एक स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है उससे डिक्रीज कर रही है। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है आपका एफ के, वो फ्रिक्शन क्या काम करता है, इसी रिलेटिव मोशन को, जो रिलेटिव मोशन हो रही है इस बुक की, इस रिलेटिव मोशन को रोकने का काम करता है, अपोज करने का काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन, किसके बिटवीन में, सरफेस इन कांटेक्ट, जो सरफेस कांटेक्ट में है। ठीक है, नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसको आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपका नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन। यहाँ पे जो म्यू के है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को ही, कि ये कह रहे हैं जैसे जैसे ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, तो हमें सेकेंड लॉ से पता है कि F इज इक्वल्स टू एम ए होता है ना। तो
अगर बॉडी मूव कर रही है और अगर वो ज़्यादा मूव करेगी तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, F/m। और फोर्स कौन कौन सी हैं, अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फोर्स। क्यों माइनस किया, क्योंकि इट इज़ स्मॉलर फोर्स देन द अप्लाइड फोर्स एंड बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मेन रीज़न इज बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हम यहाँ से एफ को एफ के भी इक्वल रख सकते हैं, और जब एफ के लेफ्ट साइड आया तो माइनस हो गया। ठीक है, दिस इज द एक्सीलरेशन। अगर बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। और एक्सीलरेशन ज़ीरो कब होगा, जब हमारा ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इक्वल होंगी तो हम एफ़ की जगह एफ़ के रख सकते हैं, या एफ़ के की जगह एफ़ पुट कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो आपका एक सेकंड केस बनता है, इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी देन एफ़ इज़ इक्वल्स टू एफ़ के। ठीक है, फिर ये थर्ड केस में कह रहे हैं कि अगर हम अप्लाइड फोर्स को ही ज़ीरो कर दें तब एक्सीलरेशन क्या होगा बॉडी का, तब बॉडी कैसे मूव करेगी। अगर हम अप्लाइड फोर्स ही ना लगाएं, सपोज करो कि हमने यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स लगाई थी वो ज़ीरो कर दें, तो यहाँ ओनली फ्रिक्शनल फोर्स रह जाएगी, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बॉडी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। करके देख लो, एफ़ को इस फॉर्मूले में एफ़ को अगर हम ज़ीरो रखेंगे माइनस एफ़ के अपॉन एम, तो ए बिकम्स माइनस एफ के बाय एम। ठीक है, तो एक्सीलरेशन बिकम्स नेगेटिव एंड इवेंचुअली एक टाइम पे आके वो क्या होगा, कम्स टू स्टॉप, बॉडी कम्स टू स्टॉप। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बता दिया आपको, इम्पेंडिंग मोशन बता दिया, रिलेटिव मोशन बता दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन से ही, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि अगर कोई भी बॉडी रोल कर रही है तो रोल कौन सी बॉडी करेगी, या तो कोई स्फीयर है या कोई रिंग है, ठीक है, डिस्क है। तो अगर ऐसी कोई बॉडी रोल कर रही है किसी भी हॉरिजॉन्टल या कर्व्ड सरफेस पर, तो वहाँ पे उसका जो फ्रिक्शन होगा वो एक फ्रिक्शन किसी भी एक पॉइंट के, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि जो ये बॉडी है ये बॉडी है, ये यहाँ पे सिर्फ एक मतलब माइनर से ही, माइन्यूट से पॉइंट पे ही टच कर रही है इस सरफेस को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन तो ऑलवेज ज़ीरो ही रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी ज़ीरो रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन तो लग ही नहीं सकता, किसी भी बॉडी को रोल होने से ये रोक ही नहीं सकता इस टाइप का फ्रिक्शन। बट फिर भी यहाँ पे कोई ना कोई एक फ्रिक्शन ज़रूर एप्लीकेबल होगा ही होगा, ज़रूरत होगी उसकी, क्योंकि अगर यहाँ कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये बॉडी क्या करेगी, हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, मूव करती रहेगी टू द इनफाइनाइट, एंड विच इज़ इम्पॉसिबल इन द रियल लाइफ एग्जाम्पल, विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए ही हमने यहाँ पे क्या करा, कोई एक फ्रिक्शन अप्लाई कराना ज़रूरी होता है, किसी ना किसी एक फ्रिक्शन को सपोज करना ज़रूरी होता है, विच इज़ नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी बॉडी। ठीक है, और वी कैन से रिक्वायर्ड टू रोल दी बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से रोल कराने के लिए हमें कुछ रेजिस्टेंस ज़रूरत होती है, वही वो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो क्या है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है आपका,
यहाँ पे आपकी बुक में कोई ऐसा सच सिंबल नहीं दिया हुआ है रोलिंग फ्रिक्शन का, जैसे यहाँ एफ एस और एफ के दिया हुआ था, यहाँ कोई एफ आर नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको रोलिंग फ्रिक्शन ही लिख लो। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू एफ एस या एफ के से, ठीक है। ये ऑब्लिग है, डिवाइड नहीं है, तो उससे क्या होता है, बहुत ही ऑब्लिग है, ये स्मॉल होता है रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन के टाइम पर जो बॉडी, जो ये सरफेस है, ये सरफेस फॉर अ लिटिल टाइम के लिए क्या हो जाता है, डिफॉर्म्ड भी हो जाता है, हल्का सा इसमें डेंट आ जाता है, ठीक है, बट फॉर अ लिटिल टाइम, और लिटिल डिफॉर्म ही होता है। जैसे जैसे बॉडी इस पर रोल करती जाएगी, वहीं वहीं से उन्हीं उन्हीं पॉइंट से, ये इन्हीं इन्हीं पॉइंट से क्या होता जाएगा, डिफॉर्म होता जाएगा, और फिर बाद में सही भी हो जाता है। तो फ्रिक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव रोल पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव रोल क्या है कि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वी आर एबल टू वॉक, ठीक है। और नेगेटिव फ्रिक्शन में क्या है आपका, कि कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो, जिनमें फ्रिक्शन जो होता है अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। कुछ मशीन्स में अगर हम कह रहे हैं कि मतलब उनके जो पार्ट्स हैं मशीन्स के, वो मूव करने चाहिए, बट ड्यू टू फ्रिक्शन वो पार्ट्स फर्मली मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, वो उसका नेगेटिव पार्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ मशीन्स में फ्रिक्शन की वजह से, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पावर भी डिसिपेट होती है, पावर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स अगर ले हम, क्या एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज दो आयरन बॉल्स हैं, किसी भी मशीन का वो पार्ट है, वो मूव कर रही हैं, मूव कर रही हैं, और मूव करते 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 उसमें क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को टच करते करते मूव हो रही हैं। जैसे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है। इस टाइप से ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, और ये एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो ये जो टच हो रहा है जिस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं, और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ पावर डिसिपेट हो रही है, इट मीन्स यहाँ से हीट निकल रही है, ठीक है, गर्म हो जा रही है मशीन, है ना। तो इन्हीं इस चीज़ को, पावर डिसिपेशन को ही रिड्यूस करने का क्या तरीका है मशीन्स में, ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम मशीन्स को हीटिंग से बचा सकते हैं। और कैसे, जैसे लुब्रिकेट, आपने लुब्रिकेशंस देखा भी होगा, दुकानों के बाहर लिखा हुआ, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह की होती हैं, लाइक ऑयल होता है, वो एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। कहीं जंग लग जाता है तो वहाँ पे हम उसको, ऑयल को डाल देते हैं, तो ऑयल इज़ अ लुब्रिकेट है ना, लुब्रिकेटर। तो जैसे आपका कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में आप स्टिकर डालते हैं, तो काफ़ी बार वो फ्रिक्शन की वजह से स्टिकर जो होता है इजीली मूव नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे हम पाउडर डालते हैं उस बोर्ड के ऊपर, तो पाउडर वहाँ पे एज अ लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव पार्ट हम क्या कह सकते हैं, कि फ्रिक्शन की वजह से ही अगर कार हमारी रोड पे मूव कर पा रही हैं, वो किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से है, विदाउट स्लिपिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे स्लिपरी रोड्स जो होती हैं रेन टाइम में, अगर रोड स्लिपरी है आपकी, वहाँ पे भी जो कार हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, पॉजिटिव फ्रिक्शन, मतलब पॉजिटिव पॉइंट है फ्रिक्शन का वो भी।
सर्कुलर मोशन है नेक्स्ट टॉपिक आपका। तो सर्कुलर मोशन आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया 4th चैप्टर में दिया था, जहाँ मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बताई थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है ना। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपका किसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो वो टुवर्ड्स द सेंटर उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है जो उसको टुवर्ड्स द सेंटर क्या करती है, मतलब कह सकते हैं अट्रैक्ट करती है या फिर इसी सर्कुलर मोशन में ही बनाए रखती है, बट बाहर की साइड उसको नहीं जाने देती है। तो वो फोर्स विच डायरेक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर इज़ नॉन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि आपने एक स्टोन टाई कर दिया किसी भी थ्रेड में, तो ये जो स्टोन है ये आप ऐसे इसको रोटेट करा रहे हैं इन अ सर्कल, ठीक है, बाय अ स्ट्रिंग। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स कहाँ से मिल रही है इसको, कि जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोवाइड होता है उस टेंशन से। इस स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, टेंशन प्रोवाइड हो रहा है। ये जो टेंशन टी है ये इस स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जैसे कि सन के अराउंड हमारा अर्थ रोटेट करता है और भी प्लैनेट्स भी रोटेट करते हैं, तो वो जो सन के अराउंड अर्थ को बांधा हुआ है और वो अर्थ जो है वो अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, वो कभी उस ऑर्बिट से बाहर या फिर नियर द सन नहीं आ रही है। जो उसका फिक्स रोटेशन है इलिप्स फॉर्म में, वो उसी फॉर्म में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है यहाँ इस पॉइंट पे। ये हम आपका 8th चैप्टर में पढ़ेंगे, कैप्लर्स लॉ में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है पूरा, उसमें पढ़ेंगे। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। सो हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, वो कौन सी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स कौन सी फोर्स का रोल है, सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स का। और हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी कार है जो रोड पे चल रही है और वो वहाँ से एकदम से टर्न लेती है, सर्कुलर टर्न लेती है, ठीक है, तो वो सर्कुलर टर्न जो है वो कैसे ले रही है, तो इस कार को टर्न लेने के लिए यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगी है वो फोर्स कौन सी है, बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स है बाय द रोड, ठीक है। ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स है। इस रोड ने इस कार को टर्न लेने के लिए क्या किया, ये पूरी रोड है, ठीक है, ये मत सोचना सिर्फ यही वाला पार्ट रोड है, ये पूरा रोड है और इसके ऊपर कार है। तो हम कार का ही एग्जाम्पल इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड। लेवल रोड का क्या मतलब है कि प्लेन रोड। तो यहाँ पे 3 टाइप की फोर्सेस अप्लाई होंगी कार के ऊपर। अभी देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो सपोज़ ये आपकी कोई कार है, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो देख लेना, अपनी कार खुद बना लेना। ये कोई कार है आपकी, ठीक है। इस कार का जो वेट है वो mg नीचे डाउनवर्ड्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। और ये कार आगे मूव करेगी तो इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स F लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी 3 फोर्सेस हो गई आपकी। फर्स्ट जो फोर्स है, इट इज़ द वेट ऑफ द कार विच इज़ mg। सेकेंड है आपकी नॉर्मल फोर्स विच इज़ n। थर्ड है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, विच इज़ स्मॉल f। अब इसके हम इक्वेशन लिखें तो n जो है अपवर्ड फोर्स, ठीक है, वर्टिकल फोर्स को लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू mg प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है F, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। बट यहाँ पे अगर मैं इस F को ma लिखती हूँ, जो एक्सीलरेशन है, देखो यहाँ पे जो कार है वो रुकी हुई है और एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ 0 है, तो इसीलिए n जो है वो ओनली mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सीलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन।
यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो एफ़ था ना ये कैपिटल एफ़ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं, हॉरिजॉन्टली चल रही है कार, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे पहले ही ज़ीरो कर दिया, या इसको पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट n इज इक्वल्स टू mg लिख सकते हो। सो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन। ठीक है, विच इज़ अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड। और किससे मिलती है वो हमारे को सेंट्रीपिटल फोर्स? बाय द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस के? ये वाले, जिनसे ये जो कार है इस रोड को टच कर रही है, ठीक है, बिटवीन द रोड एंड द कार टायर्स अलोंग द सरफेस। सो इट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्योंकि देखो यहाँ पे कार जो है वो रुकी हुई है, एक्सीलरेशन ज़ीरो है ना, तो कार यहाँ पे जो है वो रुकी हुई है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन हाईलाइट हो रहा है और पिक्चर में आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हियर। ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमें ये भी पता है कि दैट इट अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द कार मूविंग अवे फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, कि अगर हमारा कार जो सर्कल में जो हमारी कार है वो रोड पे अगर हमारी चल रही है सर्कुलर मोशन में, तो वो उसी मोशन में चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है इम्पेंडिंग मोशन को। इम्पेंडिंग मोशन मैंने उस टाइम भी बताया था जब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो होती है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका आगे बढ़ रहा है, तो इस कार को सर्कुलर मोशन से आगे ये नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि जो ये कार है कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो हमारी होती है mv²/r। और यहाँ पे स्टैटिक फोर्स है, तो यहाँ स्टैटिक फोर्स हमने पढ़ी थी, ये μs(n) होता है फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी। वी कैन राइट इट एज अ फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन वी कैन राइट इट एज द μs(n). ठीक है, इक्वल टू μs(n). तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करते हैं तो ये होगा μs(n) इज इक्वल्स टू mv²/r। और v निकालना है, r इज इक्वल्स टू μs, v² इज इक्वल्स टू μs r/m। और ये हो गया μs। देखो एक हमने अभी यहाँ पे पीछे प्रूफ किया था n इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो n/m को मैं क्या लिख सकती हूँ? g। यहाँ पे इसके साथ n भी था, ये n/m को मैं क्या लिख सकती हूँ? g, तो μs rg। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, किस चीज़ पे इंडिपेंडेंट है? कौन सा फैक्टर नहीं है इस फॉर्मूले में? मास ऑफ द कार। ठीक है, कार का मास कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड नहीं करता उसकी वेलोसिटी पे। नेक्स्ट हमें देखना है मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड कैसी होती है? जहाँ थोड़ा सा चढ़ाई होती है ना, जैसे कि कर्व नहीं बोलेंगे, इंक्लाइंड प्लेन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले इस टाइप से। अगर यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, तो ये कार नीचे की तरफ आ रही होगी, है ना? नहीं सॉरी, ये कार ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो इसके ऊपर अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। ये कार ऊपर की तरफ चढ़ना चाहेगी, बट फ्रिक्शन फोर्स यहाँ बहुत ज़्यादा होती है इंक्लाइन प्लेन पे, जो कि इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, और इस कार का जो वेट होगा वो mg डाउनवर्ड्स होगा, इसकी कुछ नॉर्मल फोर्स होगी n, और इस नॉर्मल फोर्स को हम इसके कंपोनेंट्स में अगर
डिवाइड करते हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा में रिजॉल्व करें तो ये हो गया आपका एन कॉस थीटा, यहाँ दिस इज़ एन साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल है। और ऐसे ही हम फ्रिक्शनल फोर्स को भी इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसका एक सॉल्व डायग्राम बना लेते हैं हम। कार जो है इसको मैंने सिर्फ एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट है जिसके ऊपर यहाँ एन कॉस थीटा है, ये एन है आपकी नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पे एन साइन थीटा लग रही है। नीचे की तरफ वेट ये एम जी लगा रहा था। ठीक है, इसकी एक फ्रिक्शनल फोर्स थी जो इसको नीचे ला रही थी। इस फ्रिक्शनल फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा, इसी लाइन पे हो गया। ठीक है, तो अब जो ये कार है ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगी। तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी होगा, विच इज़ वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वर्टिकली थोड़ी ना एक्सीलरेट करेगी, हॉरिजॉन्टली तो करेगी रोड के ऊपर। ठीक है, तो इसकी हम एक इक्वेशंस लिख लेते हैं, पहले वर्टिकल डायरेक्शन की या हॉरिजॉन्टल की, फिर अलग अलग लिखते हैं इन दोनों को। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पिक्चर को आप अपनी कॉपी में बना लो, इस डायग्राम को, जिससे कि आपको इक्वेशंस भी समझ आती रहें। मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, फिर पीछे समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम के साथ साथ बताती रहूँगी। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी, एन कॉस थीटा है, एफ साइन थीटा है और एम जी है। तो एन को लेफ़्ट साइड रख लेते हैं, अब ऊपर वाले को नीचे वाले को दूसरी साइड ले जाते हैं, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, दोनों ही डाउनवर्ड्स हैं इसलिए अपोजिट साइड लिख लिया। ठीक है, और इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो आपका क्या है, ज़ीरो है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के फैक्टर्स लिख लेते हैं क्या क्या हैं। तो ये है एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा और एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इनको लिखें हम, एक्सीलरेशन को अलग लिख लेते हैं, एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। मैं कह रही हूँ अब हम यहाँ पे एफ जो है यहाँ भी स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसकी वैल्यू म्यू एस एन पुट करनी है। तो इन दोनों इक्वेशंस में पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। आई होप आपको इक्वेशंस बनानी समझ आ रही होंगी। तो फर्स्ट में हमने इसको पुट करता है, नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं। एन कॉस थीटा था इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, म्यू एस एन लिख दिया उसकी जगह, साइन थीटा प्लस एम जी, ये आपके थर्ड इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में भी हम इसको पुट करते हैं, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, अच्छा एफ की जगह तो लिखना था म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 4। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। फर्स्ट इक्वेशन से एन की वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से, तो इसको मैं लेफ़्ट साइड लेके जा रही हूँ, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ से एन कॉमन आ गया और एम जी अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारी नॉर्मल फोर्स आ गई। इस फोर्स को मैं फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पुट करूँगी एन की जगह। तो फोर्थ इक्वेशन क्या था हमारा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा प्लस टू एम वी स्क्वेयर, ये वी कौन सा था, मैक्सिमम वाला है, अपॉन आर। एन की जगह मैंने वैल्यू पुट करी, तो एन क्या था मेरा, एन की वैल्यू क्या आई थी, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा।
ठीक है। mg ऊपर साइन थीटा है तो साइन थीटा भी लिख देती हूँ अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा प्लस म्यू एस एन की जगह mg कॉस थीटा यही वाला डिवाइड में यही सेम टर्म चल रही है तो मैं इसी को ही इसके नीचे कर रही हूँ, ये दोनों के साथ है। ठीक है, वी स्क्वेयर अपॉन आर। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कॉमन है, mg कॉमन है दोनों साइड। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेते हैं और अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ किससे, कॉस थीटा से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा ओनली लेफ्ट साइड। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा प्लस म्यू एस और कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड होके कट जाएगा, वन बचेगा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा वन माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे उतार लेते हैं इसे। एम जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन म्यू एस वन माइनस म्यू एस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर। एम से एम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये r जो है ये इधर चला जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। और लेवल रोड पे क्या स्पीड आई थी, अंडर रूट म्यू एस आर जी। ठीक है, तो देखो अगर आपका मैं कहूँ इसी इक्वेशन में इफ़ मैं कहूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो हो गया, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो स्पीड क्या होगी इस केस में, वी नॉट। ठीक है, आर जी टेन थीटा, ये स्पीड बचेगी आर जी टेन थीटा। स्टिल दिस स्पीड इज़ ग्रेटर देन दिस वन। ठीक है, तो आप अगर आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जो मैक्सिमम स्पीड है या लिमिटेड स्पीड है बैंक रोड पे कार की, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑन द लेवल रोड। ठीक है, वो वैसे भी अंडरस्टूड है कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर स्पीड आपकी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो तो उसको और नीचे लाने की कोशिश करेगा ना, उसको वहाँ रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे स्पीड अपनी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द फ्लैट सरफेस पे। ठीक है, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे अगर सपोज़ यहाँ इंक्लाइन पे स्पीड हमारी 60 तो कम लिख रही हूँ मैं, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम चलें तो वो उतनी ही स्पीड होगी जितना हम बैंक लेवल सरफेस पे अपनी कार को 50 से बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए इंक्लाइन पे हमेशा स्पीड हमें ज़्यादा रखनी होगी एज़ कम्पेयर टू द लेवल रोड। नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। अब हम कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लो प्रॉपर, और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं आपको अपनी कॉपी में। और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जिनमें से हर बार न्यूमेरिकल ज़रूर पेपर में आता ही आता है एनसीईआरटी से 2-3 न्यूमेरिकल्स, तो वो भी आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और फेयर कॉपी में भी करना है।